हेलो एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे सेशन में इन डेप्थ का जो अभी यूपीएससी इन डेप्थ का सीरीज शुरू हुआ है अपने चैनल पे यूपीएससी अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर। उसमें आज मैं पहला क्लास आज आपके लिए ले रहा हूँ। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है आर्टिकल 142 के बारे में। शायद आपको मालूम भी होगा कि अभी हाल में मणिपुर के कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। उस कैबिनेट मंत्री के ऊपर में एक चार्ज लगा था, वो था दल बदल का। काफ़ी पुराना मामला है, 2017 का ही पुराना मामला है। इसके ऊपर जो है सो वहाँ के स्पीकर, आपको ये मालूम होगा कि स्पीकर के पास ये राइट होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, नॉट व्यक्ति, कोई भी सदस्य अगर अगर विधायिका का अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत है, दल बदल कानून के अंतर्गत है, तो उसकी सदस्यता, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हुए उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाए। अभी हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। वहाँ के स्पीकर ने, विधानसभा के, मणिपुर के विधानसभा के स्पीकर ने इसके ऊपर अपनी कोई भी कार्रवाई नहीं करी और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत अपने विशेषाधिकार, स्पेशल पावर का प्रयोग करते हुए वहां के मंत्री को, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनको वहां से बर्खास्त कर दिया गया है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आर्टिकल 142 में क्या है और ये 2017 का अगर मामला है तो इतने दिनों से विधानसभा के स्पीकर ने इसके ऊपर अपना कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया। क्या विधानसभा के स्पीकर के पास इतना समय होता है कि वो इतने समय तक प्रतीक्षा कर पाए? इसका मतलब ये है कि आज जो हमें बात करना है वो आर्टिकल 142 के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करना है और दूसरा हमें एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल निषेध कानून है, उसके बारे में विशेष चर्चा करनी है। ठीक है, सो आइए सभी लोग। आपको इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले बता दूं थोड़ा सा कि जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म है, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आप 2020 के लिए, मैं सीधे बता दूं, आपको ज़्यादा आपको मालूम ही है, फिर भी बस एक जानकारी दे दूं मैं आपको कि 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज ऑफ 40,000। पावन 10 का अगर कोड यूज़ करते हैं, दिस इज माई कोड, पावन 10 का कोड यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अगर यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपका ये फी जो होगा वो 36,000 रुपये का होगा। बट आपके लिए जो लोग 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 ईयर का कोर्स है, जो कि सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में है या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के अंतर्गत है, या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए 2 ईयर का कोर्स है। और ये 2 ईयर का कोर्स जो है सो इसके हिसाब से 80,000 का होना चाहिए था, लेकिन ये 80,000 का नहीं है, बल्कि ये 52,000 का भी नहीं है, बल्कि ये 48,000 का है। और 48,000 में अगर ये पावन 10 का कोड आप यूज़ करते हैं तो अगेन यू विल गेट 10% डिस्काउंट, और आपका जो ये होता है ये होगा 43,200 का, यानी कि आपको मिलेगा ये कोर्स 43,200 में 2 साल। अगर आप कहीं किसी दिल्ली में आकर के या अपने स्टेट कैपिटल में किसी राज्य में अगर आप हैं, वहाँ अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं तो ये जो है केवल रहने का, केवल लॉजिंग जो चार्जेस होंगे वो आपके 6 से 7 महीने में ये निकल जाएगा, केवल रहने का, खाने का भी नहीं, नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है ना। और इस फीस में आप घर में रह करके, अपने इमोशनल एटमॉस्फेयर में रह करके, अपने फादर मदर के साथ, अपने बिल्कुल कोजी इन्वायरमेंट में, अपने क्लाइमेट में, जोग्राफिकल क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को उड़ीसा से, महाराष्ट्र से कुछ लोग अगर आते हैं दिल्ली तो उनको ये क्लाइमेट, यहाँ की एक्सट्रीमिटी बहुत परेशान करती है, किसी को भी परेशानी होती है, ठीक है। तो आप अपने ही एटमॉस्फेयर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी रिजनेबल फी, 43,200 इफ यू अप्लाई दिस कोड पवन 10, अप्लाई दिस कोड पवन 10, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। मैं बात कर रहा था यूपीएससी इन डेप्थ में आर्टिकल 142, ये जो बिल्डिंग है ये आपके सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ठीक है। अभी आपको मैं न्यूज़ थोड़ा सा बता दूं कि अभी जो मणिपुर है, मणिपुर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग किया है, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री वहां के हैं टीएच श्याम कुमार, इनको बर्खास्त कर दिया गया है, और बर्खास्त ही नहीं किया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून के तहत विधायक को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें विधानसभा में जाने से भी रोक दिया है। दल बदल का मतलब है आपके पास एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत, ठीक है, अयोग्य ठहराते हुए उन्हें विधानसभा में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किस विशेषाधिकार के अंतर्गत किया है, क्या उसकी शक्तियां हैं, तो उसका प्रावधान हमारे पास अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। सो व्हाट आई वांटेड टू से इन इंग्लिश इज दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, the Supreme Court has sacked the State Cabinet Minister T.H. Shyam Kumar in exercise of its special power acquired under Article 142. ठीक है ना? The Supreme Court has also banned the MLA from going to the Legislative Assembly and disqualifying him under the anti-defection law. So we will try to understand what exactly Article 142 and what is anti-defection law. What are the provisions inside that? Actually, I have already told you
in legislative speaker of the legislative assembly is empowered to disqualify a member if he is charged under anti-defection law, right? बट ये पुराना मैटर है, 2017 का मैटर है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी स्पीकर के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो हमें ये भी समझना होगा कि स्पीकर के पास जो ये पावर दिए गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के ऊपर यहाँ पर कोई टाइम लिमिट भी है क्या, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। सो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आगे। आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मणिपुर के विधानसभा के स्पीकर वाई खेमचंद सिंह को श्याम कुमार के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने के 1 महीने की अवधि बीतने के बाद लिया है। अध्यक्ष न केवल श्याम कुमार के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में विफल रहे, बल्कि मामले पर 8 सप्ताह के स्थगन की मांग भी की। इनफैक्ट होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके ऊपर जो प्ली आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के जो स्पीकर हैं, जो वाई खेमचंद सिंह हैं, उनको ये बोला था कि श्याम कुमार के अगेंस्ट वो क्या करें, अयोग्यता याचिका पर फैसला जल्द से जल्द लें, और इसके लिए उन्होंने उन्हें 1 महीने का समय भी दे दिया। जब ये 1 महीने का समय 2020 में जनवरी में दिया गया था, वो उससे ज्यादा बीत गया है, तब तक इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, ठीक है ना। बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना एक्शन लेना शुरू किया, ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए 8 हफ्ता फर्दर की मांग करी थी और इस मैटर को 8 वीक्स के लिए एडजर्न करने की भी बात कही थी। So what I want to say in English, Supreme Court took this decision after the passage of 1 month's period to Speaker Y. Khemchand Singh of Manipur Assembly to decide on the disqualification petition pending against Shyam Kumar. Speaker not only failed to decide on the disqualification petition pending against Shyam Kumar, rather sought adjournment for further 8 weeks on the matter. ठीक है ना? So it was the time given by the Supreme Court to the Speaker of Manipur Assembly to take some action over the pending matter of this Manipur cabinet minister Y. Khemchand Singh, ठीक है ना। It was already delayed, ठीक है ना, and further speaker demanded for 8 weeks adjournment on that, ठीक है। Denying that, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या कर दिया है, उनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर को उनके पद से उनको हटा दिया है और अयोग्य करार करते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उन्हें विधानसभा जाने से भी रोक दिया है। सो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास एक असाधारण शक्ति है। सो अंडर आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स extraordinary power to the Supreme Court to do complete justice between the parties. That is where at times law or a statute may not provide a remedy, the court can extend itself to put a stop to a dispute in a manner which would befit the facts of the case. ठीक है। सो जहां कहीं भी अभी क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कभी कोई मैटर है उसमें कुछ अगर डिले हो रहा है जस्टिस को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंतर्गत कंप्लीट जस्टिस देने की कोशिश करती है बिटवीन द पार्टीज, where at times law or statute may not provide a remedy, ठीक है ना। उपचार अगर नहीं कर पाता है तो कोर्ट कैन एक्सटेंड itself to stop a dispute in a manner which would befit the facts of the case, ठीक है। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट आती, यानी कि कोई भी मामला अगर लंबित है विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास, ठीक है। जनरली ऐसा होता था कि जब भी कोई भी अगर एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह होते थे, कोई सोशल इश्यूज अगर होता था, तो अगर उसमें कोई भी देरी होती थी डिसीजन लेने में या कोई कार्य करने में, तो एक पॉजिटिव नोशन के अंतर्गत आर्टिकल 142 को संविधान सभा के अंतर्गत लोगों ने डिस्कस करके अपने संविधान में शामिल किया था। एंड इट वॉज अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव रादर आई कुड से, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया गया था कि मेंबर्स के द्वारा, ताकि कोई भी अगर प्रोसेस अगर डिले हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस वक्त काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होंगे वो काम करेंगे जब तक कि इसके ऊपर कोई लॉ ना आ जाए। इसका मतलब क्या है कि अभी जो इनकी बर्खास्तगी की गई है, ये क्षेत्राधिकार अगर बात करें संवैधानिक तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसके अंतर्गत वो किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट जस्टिस के अंतर्गत वो कर सकते हैं। इट हैज टेक सम एक्शन, और इसी का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया। जबकि ये पावर किसका होता है, ये होता है स्पीकर का, ठीक है। सो अब आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 142 में लिखा क्या गया है। आर्टिकल 142 का जो क्लॉज 1 है, इसमें यह लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई भी डिक्री जारी कर सकता है। डिक्री इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, पारित कर सकता है, आदेश कर सकता है, जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद, यानी कोई मामला अगर कोई काफी दिनों से अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है या किसी विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, ठीक है ना, अगर यानी कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी मैटर पे ये जरूरी हो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है किसी समक्ष लंबित मामले, यानी कि कोई पेंडिंग मैटर है वो भी। और अगर कहीं भी लगता है कि कोई कंप्लीट जस्टिस की जरूरत है किसी मैटर में जहां सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट से ऐसा कुछ हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इस प्रकार के डिक्री या आदेश
जारी कर सकती है जो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र क्या होगा, सर्वत्र यानी कि सभी जगह लागू होगा, ठीक है ना, जो कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। जैसा कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत के लिए होता है या इसके किसी क्षेत्र के लिए होता है, वैसे ही ये डिक्री या जो ऑर्डर आएगा, डिक्री या ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भी अक्रॉस द कंट्री एज पार्लियामेंट्री लॉ वो प्रिवेल करेगा। जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? सो दिस इज द फैक्ट, आपको ये ध्यान में रखना है। सो आर्टिकल 142 आपने देखा है कि लंबित मामला पड़ा हुआ था, पेंडिंग मैटर था, कहां का, ये विधानसभा के अंतर्गत स्पीकर जो है सो जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको लंबित नहीं कर पा रहे थे, उनको ये बर्खास्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 क्लॉज 1 के अंतर्गत अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज करते हुए उन्हें क्या किया, उनको बर्खास्त कर दिया है। So what I want to say in English, Article 142 Clause 1 reads, Supreme Court in the exercise of its jurisdiction, ठीक है, may pass any decree or any law as it is necessary for doing complete justice. So just for the sake of doing complete justice in any cause or matter pending before it, ठीक है ना, so just pending matter, ठीक है ना, so it was a matter pending, ठीक है ना, it was a matter pending before the judiciary, ठीक है ना, through a petition, ठीक है ना, on that Supreme Court has taken action and issued a decree and order, ठीक है ना, can issue decree or order, so it issued a order, so made shall be enforceable, made it impossible throughout the territory of India in such a manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament until the provision in the behalf is so made in such manner as precedent made by order prescribed, right? सो आप ये समझ लिए, दिस इज द थिंग, जो कहीं भी अगर कोई डिले अगर हो रहा है या अगर कोई मैटर अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने अगर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर ये स्पेशल पावर या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट को हासिल है कि उस पे ऊपर वो अपनी कार्रवाई कर सकती है टिल द फर्दर ऑर्डर। कोई भी ये ऑर्डर उनका चलेगा जब तक कि कोई विधायक का कोई कानून इसके लिए फिर पारित ना कर दे, या कोई कानून या कार्यपालिका या विधायक जो भी इन्वॉल्व है वो इसके लिए कोई कानून बना ना दे या इस पर कोई एक्शन ना ले। अब ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं, जो एंटी डिफेक्शन का मैटर था ना, एंटी डिफेक्शन के आधार पे उनको हटाया गया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? देखिए, ये 10th शेड्यूल में इसका प्रोविजन किया गया, ये आप सभी लोगों को मालूम है, 10वीं अनुसूची में डाला गया है, ठीक है ना, और ये जोड़ा गया था 1985 में, ठीक है ना, 1985 में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना, हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट में, तो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर इन जनरल, और जो राज्यसभा होता है उसका होते हैं चेयरमैन। द सेम वे राज्यों में विधानसभा के होते हैं स्पीकर और विधान परिषद जहां कहीं भी है वहां होते हैं चेयरमैन, ठीक है। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उनको ये डिस्क्वालीफाई करने का राइट होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, अपने किसी मेंबर को, अपने किसी भी मेंबर को कैन डिस्क्वालीफाई, ठीक है ना। और ये जो लेजिस्लेटर होता है डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड इफ ईदर वॉलंटरी गिव्स अप द सिटीजनशिप ऑफ हिज पार्टी और डिसओबेज। क्या क्या कारण है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर यानी कोई भी जो विधायक होता है डिफेक्ट करता है, ठीक है ना, किस आधार पे, या तो वॉलंटरी गिव अप कर दे मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, ठीक है, या डिसओबे कर दे डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी, यानी कि जो पार्टी ने उसे कुछ भी डायरेक्टिव्स दिया, निर्देश दिया, उसको वो ना माने, ठीक है ना, या तो स्वेच्छा से वो क्या करे, दल को छोड़ दे, अपने दल को छोड़ दे, ठीक है, पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट, किसी वोट के मैटर पे। दिस इंप्लाइज दैट लेजिस्लेटर डिफाइन, ठीक है ना, द पार्टी व्हिप, यानी कि जो पार्टी का आदेश है उसको मानने से वो इनकार कर रहा है। ऑन एनी इशू कैन लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इज इट क्लियर? इट मस्ट बी क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राउंड, दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन टेक एक्शन फॉर अगेंस्ट अ डिफेक्टेड लेजिस्लेटर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि क्या इस लॉ का, डिफेक्शन का, कोई एक्सेप्शन भी है। इज देयर एनी एक्सेप्शन? ठीक है, तो यस, हाँ, एक्सेप्शंस हैं, ऑफ कोर्स। आर देयर एनी exception under this law? Yes, of course there is. Legislator may change their party without the risk of disqualification in certain circumstances. उसके लिए क्या है कि अगर कोई पार्टी the law allows, क्या करता है, a party to merge with or into another party, तो इसके लिए क्या करना होगा, उस पार्टी का एटलीस्ट 2/3 लेजिस्लेटर्स को क्या करना होगा, डिफेक्ट करना होगा। जो प्रेजेंट कंडीशन इज 2/3 आर इन फेवर ऑफ द मर्जर, ठीक है ना, यानी कि मर्ज करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक फैक्शन टूट के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में अगर मिलना चाहता है, तो जो फैक्शन ग्रुप है उसके पास उसका अपने जो पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी है उसका 2/3 बहुमत आपके पास, समर्थन आपके पास होना चाहिए। इन सच अ सिनेरियो नाइदर द मेंबर्स हु डिसाइड टू मर्ज नॉर द वंस हु स्टे विद द ओरिजिनल पार्टी विल फेस डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें कोई भी जिससे फैक्शन, जिससे दल अलग हुआ है, या जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है
उसके ऊपर में क्या होता है, डिफेक्शन काउंट नहीं होगा, उसके ऊपर में ये जो मामला है वो आएगा नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इनकी अयोग्यता का जोखिम नहीं होगा। ठीक है, सो 2/3 ये आप प्लीज याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं साहब, आप देखिए कि क्या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ऑफ कोर्स स्पीकर एंड चेयरमैन, ठीक है ना, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो आप ये जान लीजिए कि जब कानून ये आया था 1985 में, तब उस समय जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था ना, वो क्या था, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर था, जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर था इनिशियली, ठीक है ना, बाहर था। लेकिन आगे चल के 1992 में, 85 में आया था, तब ये था कि हाँ जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। लेकिन 1992 में जाके कह दिया गया कि नहीं, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या कर दिया, देयर बाय अलाउइंग अपील्स अगेंस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजंस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और ये कहां किया जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। हाउएवर इट हेल्ड दैट देयर मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन तब तक नहीं होगा जब तक खुद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे, इसके लिए परमिशन यानी कि आदेश निर्गत नहीं करेंगे। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। इसके लिए पीठासीन अधिकारी अगर आदेश जारी नहीं करते हैं तब तक न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सो अब जो नेक्स्ट है, अब ये मैटर है मणिपुर को लेकर के, ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि इज देयर एनी टाइम लिमिट विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड, क्या कोई समय सीमा है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को अयोग्यता के ऊपर, अपने सदस्य के अयोग्यता के ऊपर डिफेक्शन के केस में निर्णय लेने का कोई समय निर्धारित किया गया है। तो दिस लॉ डज नॉट स्पेसिफाई, ये ध्यान रखिएगा, डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन प्ली। ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, डज नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम पीरियड, सो माइंड इट। एंड दिस इज द रीजन कि वहां के जो स्पीकर थे उन्होंने इसके ऊपर कोई भी निर्णय अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिया था। Given that courts can intervene only after the presiding officer has decided on the matter, the petitioner seeking disqualification has no option but to wait for the decision to be made. ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? So, आप देखेंगे कि अदालती हस्तक्षेप कर सकती है अयोग्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के पास इस निर्णय के लिए इंतजार करने का कोई विकल्प नहीं होता है। ये आपका हिंदी में यहाँ किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, so presiding officer has decided on the matter, the petitioner seeking disqualification has no option but to wait. अगर किसी ने इसके लिए प्ली डाल दिया है, पिटिशन का डाल दिया है, तो उसके पास डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। स्पीकर अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो, ये चेयरमैन नहीं लेते हैं समय तो, ठीक है। और जब यही ज्यादा हो जाता है तो इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट अपना स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 142, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत अभी निर्णय लिया गया। सो आई होप कि यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस। सो अगेन, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, टॉपर्स मीट, Pavan 10 is the code, is the right code for you people. ये आपके लिए सही कोड है, Pavan 10. You can use this code, Pavan 10, Pavan 10 and Pavan 10. So this is the referral code. Thank you very much. You must have enjoyed this. This is a very important session for your preliminary examination and mains point of view. जो लोग PT भी दे रहे हैं, जो मेंस भी दे रहे हैं, उन दोनों के लिए मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। So enjoy your day and stay safe with Karuna.